नमस्ते दोस्तों, मैं योगनाथ सर एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल योगन अकेडमी हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन की घंटी का पुर्जा ज़रूर दबाना ताकि हमारे नए नए वीडियो जैसे आते आपको फ़ौरन पता चले। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि पूरा कोई भी वीडियो अंत तक देखें ताकि पूरा टॉपिक अच्छी तरह आप समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक आए थे, कोष्ठक चिन्ह से पहले नंबर 10 तक विराम चिन्हों के भेद देखे थे। अब नंबर 11 देखते हैं, कोष्ठक चिन्ह विराम चिन्हों का 11वां भेद। इसके निशान जो है इस प्रकार होते हैं, इस तरह भी होता है कई तो कई इस तरह भी प्रयुक्त होता है। ये चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में बीच में आता है। इसमें पाठकों की सुविधा हेतु अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। पाठकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त जानकारी कोष्ठकों में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास संस्कृत के महाकवि। कालिदास कौन थे? तो कोष्ठक में बताया गया संस्कृत के महाकवि। हाँ, कालिदास को सभी जानते हैं। कालिदास को सभी जानते हैं, बावजूद इसके कोष्ठक में उनका परिचय दिया गया कि वे संस्कृत के महाकवि थे। तो इस प्रकार पाठकों को, पढ़ने वाले को अधिक जानकारी देने के लिए कोष्ठकों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, राम अपने भाइयों से या राम अपने भाइयों के प्रति बहुत उदार थे। अब ये भाई कौन थे? पाठक को अगर पता न चले तो वो असमंजस में रहता है, तो उसकी ये असमझदारी को दूर करने के लिए कोष्ठक में दिया जाता है भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो इन तीनों भाइयों के प्रति भी उदार थे, पाठक पढ़ने के बाद समझ जाता है। तो इस प्रकार पाठकों की सुविधा के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और पहलू है कि ये नाटकीय स्थितियों में भाव मुद्राओं को दिखाने के लिए भी, नाटकीय स्थितियों में भाव मुद्राओं का परिचय भी कोष्ठक में कराया जाता है, दिया जाता है। जैसे तो एकांकी नाटक चल रहा हो तो उस एकांकी नाटक के संवाद जैसे कि वैसे दिखाने के लिए भी इस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लेखन कार्य में, एक्चुअली में, क्योंकि हम सब यहाँ लिखने की बात कर रहे हैं। ओके, तो नाटकीय स्थिति में भाव मुद्राओं का परिचय इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, राजा जिस भाव मुद्रा के साथ अपनी बात कह रहा है, अब क्या होगा, ये किस मुद्रा में, किस भाव से वो कह रहा है, वो भाव, वो मुद्रा ब्रैकेट में अर्थात कोष्ठक में बताएगी उदास होकर। क्या कहता है, अब क्या होगा, यानी वो बहुत नाराज है, निराश है, नर्वस है, इससे पता चल रहा है। रानी जब सुनती है तो क्या कहते हैं, उसका भी भाव मुद्राओं का परिचय कोष्ठक में कराया गया। वो कैसे? तो ढाढ़स बंधाते हुए। तो इस प्रकार ढाढ़स बंधाने का भाव उसके कोष्ठक में दिए गए इन्हीं शब्दों से पता चलता है। तो ढाढ़स बंधाते हुए कहती हैं अपने पति अर्थात राजा से कि ईश्वर पर भरोसा रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में हमेशा होता है और खास तौर पर पाठकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त जानकारी कोष्ठक में दी जाती है। दूसरा एक पहलू, ये नाटकीय स्थितियों में भाव मुद्राओं का परिचय कराने हेतु भी कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे? तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा। नेक्स्ट अगला है नंबर 12वां, वह है उपविराम या अपूर्ण विराम। इसका चिन्ह इस प्रकार विसर्ग चिन्ह की तरह है। इसका प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। निर्देशक चिन्ह एक बड़ा सा डैश, इसी निर्देशक चिन्ह की तरह उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग भी किया जाता है। प्रायः अर्थात हमेशा शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिकतर होता है। जहाँ जहाँ शीर्षक प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है, ऐसे शीर्षकों के बीच में उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेमचंद एक अध्ययन, तो प्रेमचंद के बाद ये कौन सा चिन्ह आया? तो वह है उपविराम। उसी तरह तुलसीदास जीवन परिचय, तो तुलसीदास और जीवन परिचय के बीच में अर्थात इस शीर्षक में भी उपविराम का
यहाँ पूर्णविराम का प्रयोग किया गया। नंबर 3, दहेज एक सामाजिक कलंक। तो दहेज और उसके बाद के शब्दों के बीच में भी इसी प्रकार उपविराम अर्थात पूर्णविराम का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें क्या पता चला कि इसका प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह होता है और ज्यादातर ये शीर्षकों में प्रयुक्त होता है। तो कैसे, इन 3 उदाहरणों से हमने देखा। अगला है नंबर 13, वह है त्रुटिपरक या हास्यपद। त्रुटिपरक यानी गलती, कमी। हास्यपद अर्थात हंस पंख से भी पैर, इसे काकपद भी कहा जाता है। हंसपद या काकपद रखने का नाम रखने का एक थोड़ा सा हिस्ट्री ये है, इतिहास, कि जब हंस या काक कौवा रेत पर चलता है तो उनके पैरों के निशान जिस तरह दिखते हैं ठीक वैसे ही निशान हम कोई शब्द लिखते लिखते जब छूट जाता है तो उन्हीं पद चिन्हों की तरह चिन्ह देकर उसके ऊपर, उस पंक्ति के ऊपर वह छुटा हुआ हिस्सा लिखते हैं। तो इसीलिए उसको हंसपद या काकपद भी कहा जाता है। तो प्रस्तुत है त्रुटिपरक या हंसपद, किसी लिखित सामग्री में से कोई अंश, कोई हिस्सा छूट जाए तो ये हंसपद चिन्ह लगाकर छूटा हुआ अंश पंक्ति के ऊपर लिख दिया जाता है। उदाहरणार्थ, गांधी जी नेता थे, इसमें क्या छूटा है? तो देखिए छूटा हुआ हिस्सा हम इस तरह दिखाएंगे, महान नेता थे। तो महान शब्द जो छूटा है इस प्रकार हंसपद देकर ऊपर लिख दिया। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, अन्ना जुझारू थे। क्या थे? जुझारू और क्या? तो नेता। यहाँ नेता शब्द छूट गया, वाक्य का अंश छूट गया, वहां पर भी हमें हंसपद लगाकर ऊपर पंक्ति के ऊपर उसको लिख दिया। इस प्रकार हंसपद या त्रुटिपरक चिन्ह का प्रयोग हम लिखते समय कोई हिस्सा अगर छूट जाए तो उसको लिखने से पूर्व उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वह हंसपद या त्रुटिपरक चिन्ह कहलाता है। दोस्तों अब आखिरी बचा है नंबर 14, उसका नाम है लोप निर्देश। इसका निशान जो है इस प्रकार होता है, डॉट डॉट। जब पहले कही गई विस्तृत बात को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब कोई बात इससे पहले कही गई जो विस्तृत है, लंबी है, वही लंबी चौड़ी बात दोबारा कहने की नौबत आए। जब पहले कही गई विस्तृत बात को पुनः कहना होता है तो उस बात के आरंभ के 2-3 शब्द देकर, वैसे लंबी चौड़ी बात को पुनः लिखने के लिए सिर्फ उसके आरंभ के 2-3 शब्द लिखना, उसके बाद इस प्रकार डॉट डॉट के चिन्ह हमें लगाने हैं, जिसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। पूरी लंबी चौड़ी बात दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, उसके आरंभ के 2-3 शब्द लिखे, उसके बाद इस प्रकार के डॉट लगाए जो लोप चिन्ह कहलाते हैं, जिससे पाठक ये समझ जाता है कि बीच के शब्द सार्थक है। यहाँ कुछ छोटा है, आरंभ के 2-3 शब्द देकर बीच